जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम क्वालिफाई ए मेड की बुक से उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका ताल्लुक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के साथ है, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है कि ड्यूई लाइक्ड बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन क्या है। अब देखें, जब भी रेफरेंस के साथ आ जाए तो हम बाउंड हैं किसी भी चीज़ को उसके वर्डिंग के साथ कोड करने में। तो जो लफ्ज़ उन्होंने कहे होते हैं उन्हीं वर्डिंग में ही कोड करने के हम पाबंद होते हैं। तो उन्होंने इस पर्पज़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट और एजुकेशन में उन्होंने प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी को फ़रोग़ दिया था। तो इस फ़िलासफ़ी के नज़दीक एक्सपीरियंस के नतीजे में हम अपना नॉलेज रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा तामीर करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, तब्दील होता है, हमें उसी हिसाब से अपने नॉलेज को भी तब्दील करना पड़ता है, वो या तब्दील होता रहता है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस के नतीजे में हमारे जो नॉलेज है, जो मालूमात है, उसकी तश्कील नौ होती रहती है। ठीक है, वो बदलते रहते हैं। तो दिस इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। दूसरा सवाल है, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये उसकी एटमोलॉजी पे बात की गई है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। बाद ये भी आ सकता है, देखें स्टेटमेंट के अंदर से भी क्वेश्चन निकल सकता है। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ है एजुसेरे। ठीक है, इसको एजुसेरे भी पढ़ा जाता है, एजुसेर भी पढ़ देते हैं, एजुसेरे। तो एजुसेरे का मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इस लफ्ज़ का मतलब है टू ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट जो है, या ब्रिंग आउट जो है, वो इसका मतलब है, यानी कि इंसान के अंदर जो पोशीदा सलाहियत है उसको बाहर लाना। ठीक हो गया। चौथा सवाल है, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी में एक स्टाइल जो है दैट इज स्पेकुलेटिव स्टाइल। इसका मतलब होता है क्यास राय करना, यानी कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में थ्योरी क्रिएट करते हैं, राय बनाते हैं, क्यास थिंकिंग करते हैं। तो इसको कहते हैं डेवलपिंग थ्योरी, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में अपना नज़रिया पेश करते हैं, आप क्या सोचते हैं, स्पेकुलेशन। सो इसका तल्लुक जो है वो डेवलपिंग थ्योरी के साथ होता है। प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील्स विद, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कुछ तजवीज़ करना या नुस्खा तजवीज़ करना। इसका तल्लुक किसके साथ होता है कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, यानी कि राइट एंड रॉन्ग। तो इसका तल्लुक प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी का तल्लुक किसके साथ होता है, राइट एंड रॉन्ग के साथ होता है, कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी जो है वो इसका तल्लुक मोरालिटी के साथ है, इसका तल्लुक एथिक्स के साथ होता है। और अगर इस स्टाइल को हम कंपैरिजन करें एरियाज़ में से, तो ये जाके किससे मिलता है, एक्सियोलॉजी के साथ जाके मिलता है, क्योंकि वो भी वैल्यूज़ की बात करता है, यानी कि राइट एंड रॉन्ग की बात करता है। सिक्स सवाल है, एनालिटिकल फिलॉसफी डील्स विद, एनालिटिकल का लफ्ज़ एनालिसिस से निकला है, ब्रेक डाउन, मतलब है जांचना, परख करना, नॉलेज गेन करना, चीज़ों को उसकी ब्रेक डाउन करके, उसको तहलील करके उसके बारे में मज़ीद जाना, असेसमेंट तजिया करना, नॉलेज गेन करना, पड़ताल करना, परख करना। तो इसका तल्लुक यानी कि असेसमेंट के साथ होता है। तो ये किसके साथ मिलता है, जाके एपिस्टीमोलॉजी के एरिया के साथ जो है ये मैच करता है, क्योंकि वो भी नॉलेज की बात करते हैं। तो ये एनालिटिकल स्टाइल है जो कि एपिस्टीमोलॉजी के साथ जो है वो इसका तल्लुक जाके बनता है। सवाल नंबर 7 है, एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद, एक्सियोलॉजी का तल्लुक जो है वो वैल्यूज़ के साथ होता है। ठीक है, कि वैल्यूज़ का तयन जब फिलॉसफी करती है तो इसको उस फिलॉसफी का एरिया जो है वो एक्सियोलॉजी कहलाता है। इसमें फिर दो ब्रांचेज आ जाती हैं, एथिक्स भी, एस्थेटिक्स भी, ये आगे सवाल आएंगे। एपिस्टीमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, एपिस्टीमोलॉजी का तल्लुक जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ होता है। ठीक है, कि हर फिलॉसफी ये तयन करती है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज में से वो किस सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करती है, किस सोर्स ऑफ नॉलेज से हासिल होने वाला इल्म जो है उसके लिए काबिल कबूल है, या फिर उसके नज़दीक उस नॉलेज की हैसियत क्या हो, कि वेयर नॉलेज कम्स फ्रॉम। यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे वो नॉलेज, यानी कि इसका कीवर्ड ही नॉलेज है। तो नॉलेज के बारे में जितने भी सवाल आते हैं वो एपिस्टीमोलॉजी उसका तयन करती है। ऑन्टोलॉजी इज़ द फिलॉसफी दैट डील्स विद द रियलिटी, ऑन्टोलॉजी जो है इसका तल्लुक जो है वो रियलिटी के साथ होता है। फ़िलासफ़ी अपने लिए इस बात का तयन करती है कि उसके नज़दीक हकीकत यानी कि रियलिटी क्या है। अब वो ये डिपेंड करता है उस फिलॉसफी के नेचर पर, कि वो ये तय कर सकती है कि वो रियलिटी उसके नज़दीक एब्सोल्यूट है,
रिलेटिव है, परमानेंट है, फिक्स्ड है, चेंजेबल है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ इस एरिया में भी फ़िलासफ़ी किसकी बात करती है, इस एरिया में रियलिटी का तयन करती है, क्योंकि हर फ़िलासफ़ी के नज़दीक रियलिटी की जो अहमियत है वो डिफरेंट है। उसके लिए रियलिटी का जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे तयन करती है कि यहाँ पे रियलिटी की नेचर क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी, फिक्स्ड होगी, परमानेंट, वो रियलिटी को डिटरमिन करेगी वो फिलॉसफी। तो इस एस्पेक्ट को क्या कहते हैं, उसकी ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इसको इसी तरह ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स। इसको दूसरा नाम जो है वो मेटाफिजिक्स भी है, तो ये आपने याद रख लेना। फिलॉसफी इज़ द थेरी ऑफ एजुकेशन। याद रखें, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी नज़रियात कहलाते हैं, ये थेरी है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि फ़िलासफ़ी हमेशा ऑब्जेक्टिव्स का तयन करती है, क्यों, ये अहदाफ देती है, ये थ्योरी देती है, आपको नज़रिया देती है। और एजुकेशन एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, फ़िलासफ़ी एक थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, एजुकेशन एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। एजुकेशन अपने नज़रियात फ़िलासफ़ी से लेता है और प्रैक्टिकली उन नज़रियात को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी कहाँ से मिलती है, ये फ़िलासफ़ी जो है वहाँ वो देती है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है। सो फ़िलासफ़ी जो है वो किसकी थ्योरी होती है, एजुकेशन की। एजुकेशन यानी कि अपना हदफ कहाँ से लेता है, किसी न किसी फ़िलोसॉफिकल बिलीफ से लेता है कि हमने ये अचीवमेंट हासिल करनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम, टीचिंग मेथड, सिलेबस सारा रन कर रहा होता है। और ये तमाम तरह एजुकेशन अपने तमाम तरह बिलीव्स, तमाम तरह ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी कहाँ से लेता है, फ़िलासफ़ी से लेता है। इस तरह हर नेशन की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी होती है, वो वहाँ से नज़रियात लेंगे, वैसा एजुकेशन में सेटअप बनाएंगे, उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। हैंस वो थ्योरी, वो नज़रिया, वो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं, वो फ़िलासफ़ी से आते हैं, ठीक हो गया। तो फ़िलासफ़ी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन को प्रैक्टिकली क्या करती है, अचीव करती है। 12 नंबर सवाल है, एक्लेक्टिसिज्म मीन्स बारोइंग बिलीफ। एक्लेक्टिसिज्म का मतलब ये होता है, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक फ़िलासफ़र जो है वो कुलियतन किसी भी एक फ़िलासफ़ी को ना एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है, बल्कि क्या करता है, उसको कुछ बिलीव्स, कुछ चीज़ें एक फ़िलासफ़ी से पसंद आ जाती हैं और वो बाकी रिजेक्ट कर देता है। कुछ और चीज़ें किसी दूसरी फ़िलासफ़ी से पसंद आ जाती हैं और कुछ नहीं आती। इसी तरह कुछ और चीज़ें कुछ तीसरी से, चौथी से। तो होता ये है कि उसको मजमूई तौर पर कुलियतन एज ए होल वो पूरी किसी न किसी फ़िलासफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट भी नहीं करता, बल्कि हर डिफरेंट फ़िलासफ़ी में से जो जो उसे चीज़ें पसंद हैं वो उसे क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके एक नया बिलीफ का सेट बना देता है, जिसको कहते हैं एक्लेक्टिसिज्म। कि बारोइंग बिलीव्स फ्रॉम डिफरेंट फिलासफी, जहाँ पे कभी भी 1 या 2 या 3 की बंदिश नहीं है, वो मल्टीपल फिलासफी से ले सकता है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट फिलासफी से बिलीफ लेके जो उसको चीज़ अच्छी लगती है उन पे वो बिलीव करके एक नया स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट करना, इस अमल को एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं। 13 नंबर सवाल है, एरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो विद द रिस्पेक्ट टू बिलीव दैट। अब एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के शागिर्द थे। प्लेटो ने आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी और कहा था कि आइडियाज़ आर रियल है। इसी बुनियाद पर, इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर एरिस्टोटल ने इसको डिसएग्री किया था कि सिर्फ आइडियाज़ रियल नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट्स भी रियलिटी है, फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी है। तो इसी आइडियाज़ आर रियल की बुनियाद पर उसने क्या किया, अपने उस्ताद से, प्लेटो से इख्तलाफ किया था, ठीक हो गया। तो इससे डिसएग्री हुआ था। 14 नंबर सवाल है, एरिस्टोटल टीचिंग्स बिकेम द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। आप सवाल को समझें कि एरिस्टोटल ने जो नज़रियात पेश किए वो किस फ़िलासफ़ी की बुनियाद बने, यानी कि दूसरे अल्फाज में वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई एरिस्टोटल ने कौन सी फ़िलासफ़ी दी। तो एरिस्टोटल ने कौन सी फ़िलासफ़ी दी, वो दी रियलिज़म, जो कि आइडियलिज़म प्लेटो की फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने रियलिज़म की फ़िलासफ़ी पेश की। सवाल नंबर 15 है जी, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ द रियलिटी। आपने ऊपर पढ़ा है कि ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी की नेचर पे बात करती है और उसी को मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। तो वो दोनों रियलिटी की ही बात करते हैं, दोनों का अल्टरनेटिवली नाम इस्तेमाल होता है, तो वो रियलिटी की बात करते हैं। सवाल नंबर 16 है कि एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्राम। एसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो उन चीज़ों पर बेस करती है जो बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, ज़रूरी हैं, आम है, जिनके बगैर गुजारा नहीं होता। तो वो अपने जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ट्रेडिशन से रहते हैं। याद रखें, ट्रेडिशन से मुराद हमारे वो कल्चर होता है, वो रसूम व रिवाज होते हैं जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन साथ चलते हैं, वो रिवायात हैं, उनसे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो वो हमेशा हमारे साथ रहने, हमने उन्हीं में रहना होता है। तो वो अपने जो कि देखिए एसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी बुनियादी चीज़ों पर बिलीव रखते हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, बेसिक है, फंडामेंटल है, लाजमी है, कोर है।
तो वो सबसे बड़ी चीज़ इनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ट्रेडिशन है, क्योंकि हम इससे बिल्कुल छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, ये जनरेशन टू जनरेशन हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। तो वो अपने जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ट्रेडिशन से हासिल करते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। तो वो उन चीज़ों का इल्म होना, उनके एम्स होना, उनका अहदाफ होना लाजमी है। नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ रोसो। तो नेचुरलिज्म का आइडिया जो है वो रोसो ने दिया था, ठीक है। आगे हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ, अब देखें ये पूछ रहा है कि प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी किसने दी थी। तो प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी जो है, यानी कि इन इन वैसे तो प्रैग्मेटिस्ट बहुत सारे फिलोसफर हैं, लेकिन इन सब में से जो गिवन है उनमें से जॉन डेवी जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है जी रियलिज़म रेस्ट ऑन द आइडिया, यानी कि रियलिज़म की फ़िलासफ़ी किसके ख्याल की बुनियाद पर वजूद में आई, वो दैट वाज एरिस्टोटल। तो देखिए सवाल के अंदाज बदल रहा है, ठीक है। आइडियलिज्म इज़ गिवन बाय, यूँ भी हो सकता है, या आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ प्लेटो, अफलातून ने दी थी। प्रेगमा मीन्स, प्रेगमा वही है जो प्रेगमेटिज्म की फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ है प्रेगमा, जिससे लफ्ज़ प्रेगमेटिज्म बना है। तो प्रेगमा का मतलब होता है प्रैक्टिकल। देखिए प्रेगमेटिज्म की जो फ़िलासफ़ी है वो एक्सपीरियंस पे बेस करती है, वो प्रैक्टिकल पे, वो एक्शन पे बेस करती है। वो कहते हैं कि भाई जो भी लर्नर है, जो भी इंसान है, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस से, तजर्बात से सीखता है। इसी वजह से ये इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, एविडेंस हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, उस पर बिलीव करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव रखते हैं कि करके देखें। जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस करने के अंदर एक लर्निंग पोशीदा है, वो खुद ब खुद आप पर अफशां हो जाएगी। 22 नंबर सवाल है, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंस परसेप्शन। देखिए आपने साइंटिफिक मेथड भी पढ़ा होगा। साइंटिफिक नॉलेज हमेशा एविडेंस पे बेस करता है। एविडेंस का मतलब ये हम देखते हैं कि भाई हमें करके दिखाओ, प्रूफ की बात करते हैं। तो सेंस परसेप्शन की बात करते हैं, वो रीजनिंग की, इंट्यूशन या अथॉरिटी नहीं कि कोई कह दिया तो मान लिया, नहीं, वो कहेंगे साबित करके दिखाओ, ये हमारे सामने करें। सेंस परसेप्शन, तो साइंटिफिक मेथड भी हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और बाद में इसकी रिपीटिशन होती है या एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है उसकी, उसके बाद कंफर्म डिसकन्फर्म भी होता रहता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सेंस परसेप्शन पे बात करता है, एविडेंस पे बात करता है। 23 नंबर सवाल है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग इस कॉल्ड। ये सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही है कि ऐसा नॉलेज जिसमें हम रीजनिंग करते हैं, यानी कि रीजनिंग का मतलब है, देखिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जिसमें हम सिर्फ अपनी मेंटल कैपेसिटीज़ को बर्न करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, जिसमें थिंकिंग हो गई, इमेजिनेशन हो गई, रीजनिंग हो गई, ऐसा अमल जो है वो रैशनलिज्म कहलाता है। यानी कि हमने देखा नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, बल्कि क्या है, हम खुद सोच विचार करते हैं, सोच विचार करके हम उसके किसी न किसी हल पर, जो नतीजे पर पहुँचते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग का अमल जो है वो रैशनलिज्म कहलाता है। इन इंट्यूशन, अब ये एक दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंट्यूशन नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय इनर फीलिंग्स। इंट्यूशन उर्दू में वजदान को कहते हैं। ये आपकी एक कल्बी कैफियत है, ठीक है। इसमें ना आप अपने माइंड पे रिलाई करते हैं, ना अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं, कहाँ पे नहीं, अपने इनर फीलिंग पे, यानी कि आपने, आपकी जो दिल की आवाज़ है, आपका जो दिल कहता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमारा दिल ये करता है, या हमारा दिल कह रहा था, या हमारा दिल करता है, कहता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा इंट्यूशन कहलाता है। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक्सपर्ट ओपिनियन से मुराद ये होता है कि हम हर तबका अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने कल्चर के लिहाज से, या अपने जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से किसी न किसी को, किसी न किसी शख्स को, किताब को, हस्ती को, शख्सियत को, किसी रेफरेंस को अपने लिए हतमी मानता है, अथॉरिटी मानता है, मुस्तनद तस्लीम करता है कि भाई ये चीज़ यहाँ इस बुक में लिखी है तो हम मान लेंगे, ये सरदार साहब ने कह दिया है, या ये किसी पंचायत के सरपंच ने कह दिया है, ये ट्राइबल चीफ ने कह दिया है, ये किसी बुक में मेंशन है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि वो कम्युनिटी, वो लोग किस चीज़ को हतमी मानते हैं। तो वो चीज़ अथॉरिटी कहलाती है, यानी कि वो चीज़ उसके लिए सनद का दर्जा रखती है, अथॉरिटी का दर्जा रखती है, उसके लिए मुस्तनद। तो वो वहाँ पे अगर कन्फर्म हो जाते तो वो उसको मान लेते। फ़र्ज़ करें किसी अल्लामा साहब ने कह दिया, किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया, किसी कुरान में दर्ज है, कोई ट्राइबल चीफ़ कह देता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो अथॉरिटी किसको मानते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन उसे कहते हैं, तो ये अथॉरिटी कहलाता है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसाइजेज एवर लास्टिंग रियलिटी। एवर लास्टिंग रियलिटी याद रखें, ये की वर्ड है पेरिनलिज्म का। पेरिनलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है वो ओल्ड वैल्यूज़ की फ़िलासफ़ी है, वो ग्रेट बुक्स की फ़िलासफ़ी है। वो ये समझती है कि भाई जो जो जितना भी नॉलेज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमेशा के लिए वो काफ़ी है, हमें मज़ीद तगदौ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिक्स्ड है, बस जितना कुछ हो चुका है एक्सप्लोर वो काफ़ी है। लिहाजा हमें मज़ीद के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सो वो एवर लास्टिंग रियलिटी की बात करते हैं कि वो नॉलेज जो
रिनेसेंस तक या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो वजूद रखता है वो आने वाले वक्तों के लिए, उसकी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है और हमेशा वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दूसरे बाहर वाले नॉलेज को उसके बाद वाले को भी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए इसको इनफ्लेक्सिबल या कंजर्वेटिव फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो एवर लास्टिंग जो है वो पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी में आता है। 27 है द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन द यूजफुल कल्चर एंड स्किल। देखिए लफ्ज़ के कीवर्ड पे गौर करें, लफ्ज़ की मीनिंग पर गौर करें। यूजफुल क्या, एसेंशियल क्या होता है? अहम, फंडामेंटल, बुनियादी, ज़रूरी, बेसिक, नेसेसरी, यूजफुल, ज़रूरी। तो वो कह रहा है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन यूजफुल कल्चर, कल्चर की भी बात हो रही है, देखिए ऊपर ट्रेडिशन की बात हुई थी, दोबारा अब यहाँ पे कल्चर की बात हो। एंड स्किल्स यानी कि वो महारतें, यानी कि जिसमें आपको लिखना, पढ़ना, अरिथमेटिक, बेसिक फंक्शन, हिसाब किताब करना, बोलचाल, कम्युनिकेशन, ये वगैरह, ये बेसिक्स आपको लाजमी आते हो। तो ये एसेंशियलिज्म बात ही बेसिक्स की करती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को, तमाम लर्नर्स को वो लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक माशरे में रहना है और माशरे में तकाजा ये है एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर कि ये उनको अबूर हासिल हो, ये नॉलेज, ये लर्निंग उनके पास हो। तो ये एसेंशियलिज्म का इस बिलीफ है। 28 है लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ द फिलॉसफी। देखिए चेंज का अमल हमेशा प्रोग्रेस का मतलब होता है चेंज, प्रोग्रेसिविज्म का ही कीवर्ड है चेंज। चेंज का मतलब यही है कि आप प्रोग्रेस कब करते हैं? जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंजिंग ये है कि प्रोग्रेसिविज्म में ये है कि आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी रियलिटी हमेशा बदलती रहती है, वक्त के साथ साथ आपके नज़रियात बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म जो है बिलीफ ये रखती है। 29 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इस्लाहात करनी चाहिए। वो फिलॉसफी जो ये समझती है कि सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां हैं, इल हैं, सोशल ईवल्स हैं। ठीक है, तो वो अब सोसाइटी वैसी नहीं बनी जैसी आइडियल सोसाइटी बनना थी, वो नहीं बनी, या हमारी एक्सपेक्टेड जो हमारा एक तवक्को थी वो वैसी नहीं बनी। तो हमें दोबारा इसको इस्लाह करनी है इसकी। तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ये रेवोल्यूशन पे बिलीव करती है, रिफॉर्म्स पे बिलीव रखती है, या इसका एक और लफ्ज़ है प्योर डेमोक्रेसी, उस पर बिलीव रखती है। उसके बाद है 30 फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंस। वो फिलॉसफी जो इंसान को क्या करती है, मेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, कि आप अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं, आप जो भी करेंगे उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। वो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी ये बिलीव रखती है कि वो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है, आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन कर सकते हैं, कोई आपके गले में फ़ैसला नहीं डाल सकता, आपको कोई कोई कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करने पे, कोई फ़ैसला करने पे मजबूर नहीं कर सकता। फिर आपने अपना फ़ैसला, हर इंडिविजुअल ने खुद करना होता है, अपना फ़ैसला हर किसी ने आप करना है। तो जब अपना आप करना है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, क्योंकि आपको चॉइस भी तो दी गई है, आपको रास्ता इख्तियार भी दिया गया है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल भी है। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका ये राइट है कि आप अपने बारे में खुद सोचें। 31 है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ द कोर ऑफ। ग्रेट बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो की वर्ड है दैट इज़ ग्रेट बुक्स। ग्रेट बुक्स से मुराद वो वाली बुक्स हैं जो पीरियलिज्म जिनको ग्रेट बुक्स कहते हैं, पीरियलिस्ट जिनको ग्रेट बुक्स कहते हैं, ये वो वाली बुक्स हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा थी, जो रिनेसेंस पीरियड तक जितनी बुक्स लिखी गई है, जो कि प्लेटो से लेकर और रिनेसेंस तक, और शेक्सपियर हो गए, हीगल हो गए, कैंट हो गए, और इस तरह लॉक हो गए, और बाकी जितने भी फ़िलासफ़र हैं उनकी जो कुतब हैं वो सारे किसका हिस्सा होती हैं, ये ग्रेट बुक्स का हिस्सा होती है। तो ये ग्रेट बुक वो समझते हैं कि ये ग्रेट बुक्स हमें हमेशा के लिए, ये परमानेंट नॉलेज है, हम सब के लिए काफ़ी है, हम सब यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। 32 है विच वन इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनलिज्म। एक्सपोनेंट वो लोग होते हैं जो किसी बिलीफ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे पेरिनलिस्ट थे, बेंटॉक भी, एटलर भी, हचन्स भी, लेकिन जॉन डेवी जो है वो नहीं थे। वो कौन थे, वो आपको पता होना चाहिए, ही वॉज प्रोग्रेसिविस्ट। जॉन डेवी ने पेरिनलिज्म के अगेंस्ट जो फिलॉसफी दी थी, याद रखिए वो प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी थी। तो वो पेरिनलिस्ट नहीं थे, वो प्रोग्रेसिविज्म के बानी थे, और उन्होंने तो अपना बिलीफ ही इसके खिलाफ दिया था। 33 है द स्कूल शुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन्स इज़ हेल्ड बाई। ये कौन कहता है? हेल्ड बाई का मतलब है ये किसका बिलीफ है, ये कौन कहता है कि स्कूल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो स्कूल में वो कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कि स्कूल की बात हो रही है?
तो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखती है, तो वो प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बिलीव पे प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी में पाया जाता है। 36 है द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज़। ये दोबारा रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने नॉलेज की बात नहीं करनी। आप ये नहीं कह सकते कि नॉलेज का लफ्ज़ आ गया तो आप एपिस्टेमोलॉजी कर देंगे। बात नॉलेज पूरी स्टेटमेंट पढ़े। वो नॉलेज जिसका ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ है, तो वैल्यूज़ वाला नॉलेज जो है वो एक्सोलॉजी कहलाता है। ये ज़रा आपने इससे स्टेटमेंट को ज़रा अच्छी तरह समझ के पढ़ना। 35 है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नॉन फॉर्मल कहा रहा है। तो नॉन फॉर्मल जो मीडियम है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मीडियम जो है वो मीडिया है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। 36 है जॉन पॉल सार्त्रे, हेडगर, केरकेगार्ड आर एसोसिएटेड विद। अब ये फिलोसफर्स के नाम आ गए कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सार्त्रे हो गए, केरकेगार्ड हो गए, ये प्रोमिनेंट हैं जो कि एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी से, एग्जिस्टेंशलिज्म की यानी कि फ्रीडम, फ्री विल, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हैं। जो 37 है चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। याद रखें, लर्निंग हमेशा चेंज इन बिहेवियर का नाम है। दो तीन लफ्ज़ जो हैं इनकी तारीफ़ें लोग मिक्स कर देते हैं। मैं अभी आके 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 जाके आपको डिस्क्रिमिनेट करके दूंगा कि लर्निंग या एजुकेशन की तारीफ़ में वो गड़बड़ कर देते हैं। लर्निंग होती तब है जब आपने इल्म हासिल किया, आपने ले लिया, उसके बाद आपके रवैये में तब्दीली आ गई, आपने वो सीख लिया, अब आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को जमा के सवाल सिखा दिया, आपने तो पहुंचा दिया, आपने टीचिंग होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आपने टीचिंग कर दी, ये तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। एजुकेशन होती है, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, एजुकेशन होती है सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक हो गया। एजुकेशन है सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस जिसके नतीजे में ग्रोथ होती है, वो नॉलेज बढ़ता है। लेकिन जो लर्निंग होती है वो चेंज इन बिहेवियर होता है कि क्या उसके नतीजे में अब आपने बच्चे को जमा के सवाल आपने बच्चे को समझा दिए, तो ये आपने ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कर दिया। बच्चे के पास नॉलेज आ गया, यानी कि उसने ग्रोथ उसमें होगी। अब लर्निंग कब होगी? जब वो बच्चा खुद भी ऐसा कर सकता है, तो उसके बिहेवियर में ये चीज़ ऐड हो गई, अब ये उसमें चेंज हो गया बिहेवियर उसमें। सो दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर का नाम होता है। द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड प्रोग्रेसिविज्म। ये दोनों आपको पता है अल्टरनेटिव टर्म इस्तेमाल होती हैं, दोनों एक ही किस्म के बिलीफ के हामिल है, क्योंकि पहली जो फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म है और फिर उसी के बिलीफ से जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिविज्म की फिलोसफी बनाई थी। तो इन दोनों को अल्टरनेटिवली याद रखें, यूज़ कर लिया जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रैग्मा विच मीन्स, तो ये उसका रूट वर्ड आ गया प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है एक्शन। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज, अब एजुकेशन की तारीफ वो कहते हैं ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब ऊपर मैंने बताया आपको एजुकेशन क्या होती है, एक्सपीरियंसेस का मजमूआ होती है जो जिससे बच्चे में ग्रोथ होती है। लर्निंग अलग चीज़ है, लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो होता है, याद रखें, वो एजुकेशन होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन का ताल्लुक एक्सपीरियंसेस के साथ होता है, ये इसका की वर्ड। टीचिंग का ताल्लुक ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, दो हो गए। और लर्निंग होती है चेंज इन बिहेवियर। ठीक हो गया, ये आपने अच्छी तरह डिस्क्रिमिनेट कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग बड़े क्लोजली सवालों से ड्रॉप हो जाते हैं एक दो नंबर से, और ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। 41 है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाई डूइंग। जो लर्निंग बाई डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था, क्यों? क्योंकि वो प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रोग्रेसिविस्ट थे, एक्शन पे बिलीव रखते थे, तो वो यही कहते थे कि भाई एक्सपीरियंस के नतीजे में, एक्शन के नतीजे में, क्योंकि एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो उसी के नतीजे में बच्चा सीखता है, तो उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें उसको आज़ादी भी हासिल है, तो वो अपने हिसाब से लर्निंग टू डू बाई डूइंग यानी कि एक्शन के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखे। 42 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है? बुनियादी तौर पर जो बुनियादी जो सोर्स है दैट इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी सोसाइटी। सोसाइटी को देखें, इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान ने चाहे जितनी भी बड़ी तालीम हासिल कर ले, PhD कर ले, पोस्ट डॉग कर ले, जो भी कर ले, उसने वापस सोसाइटी में आना होता है। तो सोसाइटी में ही आके उसने सस्टेन करना होता है, वहीं पे आके उसने सर्व करना होता है। तो डिटर्मिन कौन करता है?
एम्स ऑफ एजुकेशन उसकी सोसाइटी, फिर उसमें जिस किस्म के कस्टम्स होंगे, जिस किस्म के बिलीव्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी, वो सोसाइटी डिटरमिन करेगी। ठीक है, तो एक इंसान ने फिर वापस सोसाइटी में ही आना होता है, तो वो सोसाइटी डोमिनेंट है, वो उसी ने आपको देना है सारा कुछ, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डेवलप होगी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल मस्ट बी, जवाब है द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़। अब इस सवाल की शायद आपको समझ ही ना आई हो कि उसने पूछा क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़। देखिए, जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? वो भाई वो उन्हीं कंटेंट से होने चाहिए, उस क्लास एक्टिविटीज़ से होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर आपने उनको पढ़ाना है। तो अहदाफ भी वही होने चाहिए जो कंटेंट से मुतल्लिक़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंटेंट और है, आपने ऑब्जेक्टिव्स भी और सेट किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वही होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के जिसकी बुनियाद पर आपने कंटेंट डिलीवर करना होता है। दोनों में हम आंगी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही बेस होनी चाहिए कि इसकी कंटेंट और क्लास एक्टिविटीज़ की। तो जिस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसा ही कंटेंट हो और वैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना ऑब्जेक्टिव अहदाफ कोई और हो और आपकी कंटेंट और एक्टिविटीज़ कुछ और। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का गोल क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट्स, कि बच्चे में ये तमाम तर चीज़ें, नॉलेज, स्किल्स और हैबिट्स को जो है प्रमोट करना। द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी, किस पर जो है वो स्ट्रेस किया जाना चाहिए? द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। होल क्लास पे बाज़ औक़ात होल क्लास क्यों? तो क्यों? क्योंकि देखें क्लास में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना होता है बतौर टीचर? इंडिविजुअल चाइल्ड पे फोकस करना होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी सलाहियतें, कुदरती तौर पर, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर बच्चों में क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं, उनके तकाज़े और होते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड हो सकता है किसी को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को तवज्जो ज़्यादा चाहिए, किसी के हैंड राइटिंग का मसला है, किसी की इम्पेयरमेंट हो सकती है, किसी की नज़र वीक हो सकती है, किसी का राइटिंग स्टाइल इंप्रूव नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं। 47 है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, कि वो कौन सी फाउंडेशन है? देखिए 4 फाउंडेशन है, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो कौन सी फाउंडेशन है जहाँ से एजुकेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स लेती है? याद रखें, ऑब्जेक्टिव्स का तयन हमेशा फ़िलासफ़ी करती है। हर मुल्क का जो निज़ाम तालीम है उसके आइडियालॉजी पर बेस करता है। आइडियालॉजी का मतलब है वो किस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। तो जिस किस्म की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं वो अपने कौम को, नेक्स्ट जनरेशन को उन्हीं अफकार का पाबंद बनाना चाहते हैं, वही चीज़ें प्रमोट करना चाहते हैं। तो जिस किस्म की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं वैसे ही अहदाफ अपने करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नाफिज करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमेशा फ़िलासफ़ी जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करके देती है। उसके बाद है 48, व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल अकॉर्डिंग टू, किस फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग अगर आप जिस को सोच नहीं सकते तो आप वो रियल भी नहीं है, यानी कि रियल होने के लिए सोचना लाजमी है, थिंकिंग लाजमी है। तो यानी कि वो बाउंड कर रहे हैं भाई कि भाई अगर आप सोच नहीं सकते तो फिर आप रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। तो सोचने यानी कि थिंकिंग पे स्ट्रेस किया जा रहा है। तो थिंकिंग पे कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो स्ट्रेस करती है? यानी कि माइंड पे, थिंकिंग पे, आइडियाज़ पे कौन सी फ़िलासफ़ी स्ट्रेस करती है? आइडियलिज़म। तो ये आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है कि क्या व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल, वो जिसको आप सोच नहीं सकते वो हकीकी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हकीकी वही होगा जिसको आप सोच सकते, तो अगर नहीं सोच सकते तो फिर वो गैर हकीकी चीज़ है, रियलिटी नहीं है फिर। तो ये आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि ये ज़रूरी है कि वो चीज़ आपकी सोच में आए, वो माइंड का हिस्सा हो, वो आपकी आइडियाज़ का हिस्सा हो, वरना वो रियल नहीं होगी। 49 है, इन स्टेटिंग द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड फॉर। अब प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी क्या होती है? एक्सपीरियंस पे बेस करती है, डेमोक्रेसी पे बेस, ये आपको कीवर्ड अच्छी तरह पता होना चाहिए। और वही डेमोक्रेसी क्या होती है? सोशल प्रोसेस होता है, सबका मिलजुल कर काम करना। सो एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, ये इस पर बिलीव रखती है, स्ट्रेस देती है। एक्सपीरियंस मिलकर, इसीलिए वो प्रोजेक्ट मेथड पर जो है वो जोर देते हैं। ठीक है, या लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं, स्टूडेंट सेंटर्डनेस पर जोर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप डेमोक्रेटिक वे में या सोशल प्रोसेस में या मिलकर खुद से करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। 50 है, द एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग। अब एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? फ्रीडम, फ्री विल, चॉइस। वो कोई किसी ने किसी को मशवरा नहीं देना,
मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, आप मुझे मुझे फोर्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर मैं खुद का सहारा लूँगा। यानी कि मैं अपने अंदर एक बसीरत पैदा करूँगा, मैं खुद सोचूंगा। अ परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट इन साइट ऑफ लर्निंग। मेरे अंदर खुद से एक बसीरत पैदा होगी कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये मेरा ये टेस्ट है। तो क्योंकि उसमें आपके पास फ्रीडम होती है, फ्री विल होती है, चॉइस होती है, आप अपनी बसीरत के तहत, स्टूडेंट अपनी बसीरत के तहत खुद से ही फैसला करें। 51 है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़। इससे मुराद क्या? देखिए सवाल की स्टेटमेंट को समझते हैं। डिज़ायरेबल मॉडल एक मतलूबा नमूना ऑफ बिहेवियर किसी के तर्ज अमल का, ऑफ सोसाइटी किसी मुआशरे में। देखिए हर मुआशरा हर शख्स से, अपने सिटीज़न से एक ख़ास बिहेवियर का नमूना तलब करता है। मतलब अगर आपने इस मुआशरे में रहना है, किसी एक सर्टन मुआशरे में रहना है, तो उसके तकाज़े हैं कि भाई अगर आपने मेरे अंदर रहना है, वो मुआशरा कहेगा तो मेरा तकाज़ा ये है कि आप इन इन चीज़ों को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मुआशरा है वो कुछ नॉर्म्स को, कुछ प्रैक्टिसेस को वैल्यू देता है कि भाई मैं हमारे नज़दीक ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो वो अपने रहने वालों को ये तकाज़ा करता है कि भाई अगर मेरे अंदर रहना है, यानी कि इस मुआशरे के अंदर रहना है, तो फिर आपको ये सेट पैटर्न, ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ये शो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी सिटी में जाते हैं जहाँ पे कोई ड्राइविंग के कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त है, आप यहाँ बेशक ना परवाह करें, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ जाके परवाह करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ की सोसाइटी आपसे ये तकाजा करेगी कि भाई हमारे अंदर के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ राइट एंड रॉन्ग है, कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज्ड हैं। तो आपको हमारे अंदर रहने के लिए इन मॉडल्स, यानी कि इस खाके को, इस नमूने को, इस तर्ज अमल को पेश करना पड़ेगा। तो वो ये आपसे डिज़ायर करते हैं कि भाई हमारे अंदर सस्टेन करने के लिए आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, लाजमी। तो इस तरह वो डिफरेंट हो सकती है, कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी सोसाइटी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। हर सोसाइटी की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। एक मुआशरे में एक जगह पर आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिज़ायर्स होंगी उसकी, किसी और मुआशरे में डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो चीज़ वैल्यूज़ कहलाती है। कि वैल्यूज़ से मतलब ये है कि वो मुआशरा चंद चीज़ों को या कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है, उनको अहमियत देता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करे हर बंदा, हर सिटीज़न। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात, नेचुरलिज्म में नेचर की बात ऑलमोस्ट आ जाती है, तो ये नेचुरलिज्म होता है। एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंसेस। अब ये ऊपर मैं 2 बार पहले बयान कर चुका हूँ। एजुकेशन जो है, देखें याद रखें, मैं आखिरी बार अब बयान कर रहा हूँ। एजुकेशन एक्सपीरियंसेस का मजमूआ होता है। एक्सपीरियंस यही है कि आपकी किताब में लिखे हुए हैं, टीचर ने बताने हैं करके, जो भी जितना कुछ हमने बच्चों को डिलीवर करना है, वो सारे सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये ट्रांसफ़र करने का अमल टीचिंग कहलाता है कि आप एक्सपीरियंसेस टीचर टू स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वन प्लेस टू द ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, ये क्या कहलाती है? या ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपीरियंस जो है, वो टीचिंग कहलाता है। खुद एक्सपीरियंसेस जो है उनका जो सेट है, वो एजुकेशन कहलाता है। और इसके नतीजे में जो चेंज आती है बच्चे में, वो लर्निंग कहलाती है। अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो ये एक यूँ समझे एक सिनोनिम टाइप चीज़ है, एक्सप्लेनेशन। 55 है रियलिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द नैरोनेस ऑफ। रियलिज्म की फ़िलासफ़ी किसके खिलाफ आई थी? वो आइडियलिज्म के खिलाफ आई थी। ठीक है। सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, सिविक एम का मतलब ये होता है कि एक लोगों के अंदर एक अच्छे शहरी का शऊर पैदा करना, यानी कि सिविक सेंस पैदा करना। यानी कि सिविक एम का मतलब यही है कि तलीम का वो पहलू जो सिविक सिटीजनशिप पैदा करता है लोगों में, यानी कि सिविक सेंस लोगों में शऊर पैदा करता है कि माशरे में किस तरह रहना है, तो वो सिविक सेंस कहलाता है। सोशोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, सोशोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कल्चर होती है, स्किल्स होती है, ड्यूटीफुलनेस, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ऑल ऑफ दीज इसको करेंगे आप। एसेंशलिस्ट स्ट्रेस अपॉन, एसेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है वो किस पर बात करती है? मेंटल डिसिप्लिन। ठीक हो गया, मेंटल डिसिप्लिन पे बात करती है। आपने कीवर्ड्स में भी पढ़ा है ये, ठीक है, कि आपने ये कॉन्शियसली ये देखना होता है कि भाई चीज़ें ज़रूरी क्या हैं, उस वक्त का तकाजा क्या है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो स्किल्स, जो नॉलेज, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इम्पार्ट करना लाजमी है, आप वो डिसाइड करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और फिर उसको इम्पार्ट करते हैं। 59 है नॉर्मली फिलॉसफी में बी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। अब यहाँ पे याद रखें, नॉर्मली फिलॉसफी के आपने 3 स्टाइल पढ़े हैं, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, स्पेकुलेटिव होता है, एनालिटिकल होता है। ठीक है।
बुनियादी तौर पर फिलॉसफी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव या स्पेकुलेटिव हो सकती है, यानी कि वो आपको या तो मोरालिटी के बारे में बताती है, प्रिस्क्रिप्टिव या स्पेकुलेटिव, और थ्योरी डेवलप करके देती है। तीसरा स्टाइल एनालिटिकल है। एनालिटिकल कोई अलग से फिलॉसफी का स्टाइल नहीं है, इसमें फिलॉसफी कुछ नहीं कर रही होती, ये सिर्फ उस फिलॉसफी को इंटरप्रेट करने का एक अंदाज़ है। आप उसी ऑलरेडी मौजूद फिलॉसफी का तहकीक करते हैं, तजिज़िया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये जो स्टाइल है ये दूसरी फिलॉसफियों पे तनकीद करता है कि भाई इस फिलॉसफी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या किसी फिलॉसफी में कोई जेंडर बायस तो नहीं पाया गया, क्या किसी फिलॉसफी में कि एथिकल या नॉन एथिकल इश्यूज जो है उनमें कोई अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं की गई, क्या लिंगुअल बेसिस पे लोगों के साथ तफरीक तो नहीं की गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, या जेंडर बेस को तो नहीं टारगेट किया गया, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, या लिंगुअल बेसिस पे जो है ट्रीटमेंट कैसे की गई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिलॉसफी का तजिया करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, कि ये फिर उन पर तनकीद करती है, क्रिटिसिज्म करती है। तो बुनियादी तौर पर फिलॉसफी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है या स्पेकुलेटिव होती है। अब इन्हीं दोनों पर आप एनालिटिकल फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका तजिया करते हैं कि क्या ये नॉलेज जो है दुरुस्त कन्वे किया गया कि नहीं। 60 है, हु सेज ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम। कौन कहता है कि इंसान की फितरत सेम है लिहाजा एजुकेशन भी सेम है? तो ये पेरिनिज्म का बिलीफ है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एजुकेशन पे बात करते हैं। वो समझते हैं कि हर चीज़ परमानेंट है, नॉलेज भी परमानेंट है, ह्यूमन नेचर भी परमानेंट है। तो जब ह्यूमन नेचर है भी एक जैसी, सेम, परमानेंट, सबकी फिक्स है, तो फिर हमें सबको एक जैसी हिदायत की ज़रूरत है, सबको एक जैसे करिकुलम की, एक जैसी गाइडलाइन की ज़रूरत है। 61 है, हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल। एक्सपेरिमेंटलिज्म पर किसने जोर दिया था? दैट वाज प्रोग्रेसिविज्म। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, एक्सपेरिमेंटलिज्म हो गई, ठीक है, ये सारी प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलॉसफी में स्ट्रेस की जाती। फ़िलॉसफी इज़ द जनरल थियरी ऑफ एजुकेशन। देखें, ये पहले मैं बात कर चुका हूँ, ये दोबारा नए अल्फाज के साथ बात आ गई है। फ़िलॉसफी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। फ़िलॉसफी नज़रियात देती है, एजुकेशन क्या करती है, उन नज़रियात को अचीव करने के लिए करिकुलम बना के उन पे प्रैक्टिस करती है और फिर उनको अचीव करती है। तो फ़िलॉसफी क्या देती है? एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव देती है, आइडिया देती है कि भाई आपने ये करना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनाना है बच्चों। और एजुकेशन फिर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करती है। तो फिलॉसफी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देती है, एजुकेशनल एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फिलॉसफी इज़ द थियरी ऑफ क्या? एजुकेशन, और एजुकेशन उसको प्रैक्टिकली क्या करती है? फिर अचीव करती है। एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। एटमोलॉजी क्या होती है कि ये लफ्ज़ असली तौर पर ओरिजिनली किस ज़बान का लफ्ज़ है, शोज इट्स डेरिवेशन, कि ये कहाँ से निकला है, फ्राम। ये लातीनी या ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ होता है, उसकी एटमोलॉजी जाननी जाती है कि क्या ये लफ्ज़ ग्रीक है या लैटिन है, या उस टाइम में ये लफ्ज़ ओरिजिनली क्या था, इससे क्या मुराद लिया जाता था। 64 है, द टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्राम ग्रीक। पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि यूजुअली अमूमन ऐसा होता है कि जो पी से लफ्ज़ शुरू होते हैं वो ग्रीक होते हैं। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो ये इसकी एटमोलॉजी क्या है, ओरिजिन क्या है, वो ग्रीक। इपिस्टिमोलॉजी जो है फिलॉसफी दैट डील्स विद नॉलेज, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन। साइंटिफिक नॉलेज की नेचर क्या होती है? अब देखिए, साइंटिफिक नॉलेज जो है हमेशा उसमें ऑब्जर्वेशन भी शामिल होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी होती है, डाटा कलेक्शन भी होती है, एनालिसिस भी होती है, आप कोई हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, वो कंफर्म भी होता है, डिसकन्फर्म भी हो सकता है, आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं दोबारा। ये सारे प्रोसेस साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा है। तो उसमें एम्पिरिसिज्म यानी कि आपके क्या आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कन्फर्म या डिसकन्फर्म होने की सूरत में आप रिपीट भी करते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव जो है उसका शामिल है। 67 है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़। नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करती है कि इंसान, बच्चा, लर्नर क्या करता है, नेचर के साथ अपने आप को खुद इंटरेक्ट करता है, वो फितरती तकाज़ों के मुताबिक खुद एक्सप्रेस करता है, उसके साथ चीज़ों के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन। ये लफ्ज़ तयशुदा है, ठीक है, ये लफ्ज़ उनके स्कॉलर्स की जानिब से उनकी टर्मिनोलॉजी तयशुदा है, हम इसको अपनी तरफ से तब्दील नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी। हाँ जी, अब दोबारा ये तीसरी बार सवाल आ रहा है कि एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का क्या किरदार है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है
कि एजुकेशन में फ़िलासफ़ी, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का ये किरदार है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सेट करके देती है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने क्या बनना है, हमें कैसी कौम चाहिए, कैसी जनरेशन चाहिए, हम किस किस्म के फ़लसफ़े को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देती है, ऑब्जेक्टिव सेट करके देती है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के आगे दो सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। एथिक्स जिसमें हम गुड एंड बैड की बात करते हैं, मॉरल कंडक्ट की बात करते हैं, राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं। एस्थेटिक्स में हम किसकी बात करते हैं, हम जमालियात की बात करते हैं, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, प्रेज़ की बात करते हैं। लॉजिकल एंड साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड्स वैल्यू सिस्टम। इससे क्या मुराद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉजिक जो है, फ़िलासफ़ी में लॉजिक का ताल्लुक भी मज़ीद जब स्टडी करते हैं तो लॉजिक का भी ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है, एक्सियोलॉजी के साथ होता है। ये हम फर्दर जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लॉजिक का ताल्लुक भी किसके साथ होता है, लॉजिक मंतक को कहते हैं। मंतक का मतलब ये होता है, देखिए एक्सियोलॉजी किसको करती है, एक्सियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यूज़। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब ये होता है कि वैल्यू का मतलब होता है प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू, कोई चीज़ ज़्यादा अहम है, उसके बाद कोई चीज़ अहम है, फिर दूसरे नंबर पर है, तो इसी चीज़ को कहते हैं लॉजिक, कि एक चीज़ पहले आती है मंतक, उसके बाद, यानी कि आप चेन टू चेन करते हैं कि पहले पहले है वैल्यू के हिसाब से, उसके बाद की और चीज़ है, तो उसके बाद, तो इसको कहते हैं लॉजिक। लॉजिक का ताल्लुक एक्सियोलॉजी के साथ होता है और इसी चीज़ को वैल्यू सिस्टम कहा जाता है। सो लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग में वैल्यू सिस्टम शामिल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू सिस्टम कहलाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट, टू मोटिवेट, टू प्रोग्रेस। तो ये सब चीज़ों के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन इस्तेमाल होते हैं। 72 है, द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज़ टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज़ द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रियलिस्ट्स। ये किताब में एज इट इज़ दिया हुआ है, हर जगह एज इट इज़ दिया हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ ही फॉलो करेंगे। 73 है, द प्राइमरी फोकस ऑफ द फिलोसफी इज़ द नॉलेज ऑफ। यहाँ पे फ़र्क कायम करना है। देखें, मैं साथ साथ चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकें और मिक्स अप ना हो। फोकस ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्स पे होता है। देखें, उन्होंने किसी न किसी यूनिवर्स की चीज़ की रियलिटी के बारे में जानना है ना, तो फोकस यूनिवर्स पे होता है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कुछ भी ले लें आप, चाहे वो कॉस्मॉस ले लें, चाहे वो इंसान होंगे तो एंथ्रोपोलॉजी ले लें, चाहे वो कायनात है तो कॉस्मोलॉजी ले लें, स्पेस हो सकता है, गॉड हो सकता है, मतलब थियोलॉजी हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फोकस ऑफ द फिलॉसफी जो होता है वो यूनिवर्स पे होता है। अब फोकस यूनिवर्स पे होता है, लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि फ़िलासफ़ी सर्च क्या करती है, सर्च रियलिटी करती है उन चीज़ों की। फिर रियलिटी, अगर इंसान है तो इंसान की क्या रियलिटी है, गॉड है तो गॉड की क्या रियलिटी, ठीक हो गया। इसी तरह तो फोकस यूनिवर्स पे होता है, लेकिन ये चेज़ किसको करती है, ये तलाश या सर्च किसको करती है, वो रियलिटी को करती है। ये अलग सवाल है। अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन फ्राम, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज जो होता है, याद रखें जो दिए गए ऑप्शन है, यहाँ पे इस्लामिक हवाले से बात नहीं हो रही कि कोई कहे कि रिवील्ड नॉलेज होगा, ये इस किस्म की बात, ये जनरल बात हो रही। तो एथेंटिक नॉलेज होता है जो आप क्या करते हैं, आप जिसके ऐनी शाहिद होते हैं, जिसको आपने खुद देखा होता है, ऑब्जर्व करते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, जिसका ताल्लुक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, सो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। फॉर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन। प्रोग्रेसिविस्ट, आपको पता है जो प्रोग्रेसिविस्ट होगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म जो दोनों किस पर बात करते हैं, वो सिर्फ आइडियाज़ पे बात या थ्योरी पे बात नहीं करते। वो कहते हैं हम थ्योरी को नहीं मानते, हम कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो थ्योरी भी तभी सही है दैट वर्क्स, यानी कि जिसकी एप्लीकेशन की वैल्यू जो प्रैक्टिकल, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिकल चीज़ पे वो बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन, एक्शन पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, एक्शन पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल। लेक्चर मेथड इज़ द चॉइस ऑफ आइडियलिस्ट टीचर। तो ये जवाब जो है ये दुरुस्त होगा। क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड। अगर टीचर सेंटर्ड है तो ये कौन सी फिलॉसफी होगी, आइडियलिज्म की फिलॉसफी होगी, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला सवाल उल्ट करके एक तरह से पूछेंगे। नेचर इट सेल्फ इज़ द रियल, पीछे मैं बता चुका हूँ, नेचर का जब भी लफ्ज़ आता है तो ये नेचरिज्म की फिलॉसफी ऑटोमेटिकली होती है। नेचर को, यानी कि फितरत और उसके कवानीन हकीकत है, तो उसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, मेटाफिजिकल भी आ जाते हैं। फॉर इंस्ट्रक्शंस प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिलाई हैवीली ऑन,
यानी कि प्रैग्मेटिज्म, अब इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है? इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, इंस्ट्रक्शन कन्वे कर रहा होता है, तो वो कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेगा। ये सिंपली इसका मीनिंग ये है कि फॉर इंस्ट्रक्शन जब वो पढ़ाएगा, कंटेंट डिलीवर करेगा, तो प्रैग्मेटिस्ट टीचर होगा तो टेंड टू रिलाई, वो किस किस्म के मेथड पर रिलाई करेगा, इन्हिसार करेगा, ये इसका मीनिंग है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड पर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये दो मेथड जो हैं वो प्रैग्मेटिज्म के मेथड, क्योंकि वो एप्लीकेबिलिटी पे बात करते हैं, वो एक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मैं पीछे बता चुका हूँ कि फिलॉसफी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और एजुकेशन एक प्रैक्टिकल चीज़ है। फिलॉसफी आइडियाज़ देती है, ऑब्जेक्टिव्स देती है, एजुकेशन उसको अचीव करती है, दोनों एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है। इसी वजह से ये कहा था रॉस ने कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये रॉस ने कहा था। अब एक मैं आपको यहाँ पे और बात बता दूँ, रॉस अलग बंदा है, इसका पूरा नाम जेम्स रॉस है। यहाँ पे जेम्स अलग लिख, लेकिन रॉस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोसो अलग है, रोसो ने नेचरलिज्म की फिलॉसफी दी थी, उसके स्पेलिंग भी अलग है, वो नाम और बंदा भी अलग है, उसकी फिलॉसफी भी अलग है। 81 है द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ़ द टीचर इज़, चाइल्ड सेंटर्ड कब होगा? जब वो प्रोग्रेसिविस्ट होगा। बाकी तीनों में वो चाइल्ड सेंटर नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड रहता है, ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म में वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफीज, फिलॉसफी का फोकस किस पर होता है, यानी कि किस चीज़ के बारे में सोचेगी? यूनिवर्स। व्हाट इज़ यूनिवर्स? उसका फोकस वो कोई ना कोई कायनात की ही चीज़ों के बारे में सोच रही होती। 83 है वैल्यू डू नॉट चेंज ओवर द टाइम। मतलब क्या है कि वैल्यूज़ तब्दील नहीं होती, बिकॉज द ट्रूथ विच दे रिलेटेड टू डू नॉट चेंज, क्योंकि जिस हकीकत के साथ वो उन जुड़ी हुई है वो कभी तब्दील नहीं होती। मतलब कहने का ये है, वो कौन सी फिलासफी है जो ये मानती है कि भी वैल्यूज़ फिक्स्ड है, हमारे नज़दीक चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं, वो एब्सोल्यूट हैं, वो परमानेंट हैं, वो तब्दील नहीं होती। तो कौन एग्री करेगा? एडलिज्म। एडलिस्ट एग्री करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक चीज़ें तब्दील नहीं होती, फिक्स होती, वो हमेशा रहती हैं, वो अबदी होती हैं, वो फना नहीं होती, वो तब्दील नहीं होती। एंड एक्लेक्टिक इज़ वन, ऊपर हम एक्लेक्टिसिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेकिंग डिफरेंट बिलीव्स फ्रॉम द डिफरेंट फिलासफीज, और वो एक्लेक्टिसिज्म कहलाता है। और जो बंदा ऐसा काम करेगा, टेक्स बिलीव फ्रॉम द डिफरेंट फिलासफीज या सेवरल फिलासफीज, वो बंदा, वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो एक्लेक्टिक कहलाएगा। 85 लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। दोबारा आसान से सवाल है, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड यानी कि चाइल्ड सेंटर्डनेस पर कौन सी फिलॉसफी बिलीव रखती है? दैट इज प्रोग्रेसिविज्म। 86 है द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स गोइंग, ट्रांसेंड का मतलब भी ये होता है बालातर होना, ठीक हो गया। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब भी क्या होता है? बालातर होना, बियॉन्ड होना। तो गोइंग बियॉन्ड, ये उसका प्रॉपर मीनिंग है, बियॉन्ड। ट्रांसेंड का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक हो गया। गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, कि वो इंसानी एक्सपीरियंस, वो ट्रूथ को चेज करने के लिए किसी एक्सपीरियंस पे रिलाई नहीं करते, दे गो बियॉन्ड, ठीक है, वो किसी और सोर्स पे रिलाई नहीं करते। 87 है कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाज, या रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय, रिकंस्ट्रक्शन का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी से लिया गया था, ठीक हो गया। अगरचे ये बाद में एक अलग फ़िलासफ़ी बनी, लेकिन इसके जो बेसिक बिलीफ है वो जॉन डेवी की जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, डेमोक्रेसी की अप्रोच जो है, वहाँ से लिया गया था। प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद द चेंज एज द रियलिटी। अब इससे मुराद क्या है? सवाल से मुराद क्या है? प्रैग्मेटिज्म आपको पता है कि ऐसी फ़िलासफ़ी है जो ये बिलीव करती है कि एक्सपीरियंस के नतीजे में रियलिटी बदलती रहती है, तो जैसे एक्सपीरियंस बदलेगा रियलिटी चेंज होती रहेगी। इसका मतलब है रियलिटी हमेशा बदलती रहेगी। तो बदलाव यानी कि बदलते रहना, चेंज हमेशा वकूफ़ पज़ीर होता रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बदलते रहेंगे, हमारी राय या हकीकत उन चीज़ों के बारे में बदलती रहेगी, तो चेंज का फिनोमेना साथ साथ चलता रहेगा। तो चेंज ही रियलिटी है, चेंज हमेशा वकूफ़ पज़ीर होता रहेगा। तो याद रखें, चेंज रियलिटी है इनके नज़दीक, वो चेंज पे बिलीव रखते हैं। 89 है रियलिज्म कंसर्न्स विद द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो कि एक जनरल फिलॉसफी है, तो सारी वो यूनिवर्स पे फोकस कर रही होती है। 90 है द एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन, ये दोबारा आ गया है ट्रेडिशन पे, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ, ये कौन सी चीज़ है जो रियलिटी का ताकुब करती है, उसके बारे में तलाश करती है, वो फिलॉसफी है, सर्च फॉर रियलिटी। एजुकेशन प्लेज इट्स वाइटल रोल, करेक्टर फॉर्मेशन हो गई, सोशल रिफॉर्म्स हो गई, प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये सारे ऑब्वियस है, ऑल ऑफ दिस दुरुस्त जवाब हो गया। उसके बाद है जी एसेंशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़, एसेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है
वो कंटेंट एंड टीचर स्टैंडर्ड की फिलॉसफी है। वो कंटेंट पे बात करती है और ये टीचर सेंटर्ड पे बात करती है, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। 94 है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन आइडियालॉजी ऑफ द नेशन। हर कौम का निज़ाम तालीम उसके आइडिया ऑफ या जो उसके कौमी फ़िक्र होती है। मिसाल के तौर पर हम बीइंग मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो हमारी एक मुस्लिम आइडियालॉजी। इसी तरह हर मुल्क के एक अपना स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, तो उनके फिर नज़रियात के मुताबिक ही उनका सिस्टम, उनका एजुकेशनल सिस्टम काम कर रहा होता है। 95 है जी, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप। आइडियलिज्म की बात हो रही है। अब आइडियलिज्म आपको पता है इनटेंजिबल चीज़ों में बात करती है, वो चीज़ें जो परमानेंट हैं, जो इनटेंजिबल हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जो जिनका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो सोल है, बॉडी है, माइंड एंड सोल है, एंड सोल एंड बॉडी है। तो सी जो है वो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, साफ ज़ाहिर है क्योंकि माइंड और सोल दोनों जो है वो इंटेंजिबल है। ठीक है, तो ये माइंड पे बात करती है, सोल पे भी बात करती है। उसके बाद है जी 96, वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये आपको पता होना चाहिए, दो हैं और हैं भी ग्रीक, एटमोलॉजिकली ग्रीक हैं। ठीक है, कौन, फिला एंड सोफिया। प्रेगमेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स सैंडर्स पायर्स। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पायर्स के साथ जो है इसका ताल्लुक है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम द एजुकेशन रेफर्ड एज। तीन चीज़ें होती हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स, यानी कि आप जब किसी नेशन को तैयार करना चाहते हैं, किसी जनरेशन को एजुकेट करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप उससे क्या बनाना चाहते हैं कि वो बिल आखिर क्या कैसे बने। तो ये ब्रॉडर इन नेचर होते हैं, वो एम्स होते हैं। ठीक है, जो गोल्स होते हैं, एम्स के बाद गोल्स होते हैं, तो गोल्स का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ होता है या स्कूल लेवल के साथ होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक जो है वो क्लासरूम की सतह तक होता है। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो एक एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहा होता है। टाइप ऑफ नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसेस। सेंसेस से जब हम नॉलेज हासिल करते हैं, दिट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल। ऐसा नॉलेज जो हम सेंसेस से हासिल करते हैं वो क्या कहलाता है? सेंसेस के ज़रिए मुशाहिदा करके मुशाहिदा करके नॉलेज हासिल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। 100 है, हु सेज एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये प्रोग्रेसिविज्म की स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग। एक है एजुकेशन इज़ नॉट लाइफ इट सेल्फ बट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, वो अलग है, और ये अलग है, एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। तो ये जो लाइफ इट सेल्फ वाला है ये प्रोग्रेसिविज्म से है, और जो प्रिपरेशन ऑफ लाइफ वाला है, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ लाइफ पे फोकस किया गया, वो पेरिनिज्म वाला है। तो यहाँ पे क्या किया गया, लाइफ इट सेल्फ। तो ये लाइफ इट सेल्फ वाली जो डेफिनेशन है वो प्रोग्रेसिविज्म की। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन से मुराद है शोभा। डिसिप्लिन से मुराद है किसी का डिसिप्लिन जो है वो डिपार्टमेंट जो है डिसिप्लिन है वो मैथमेटिक्स का है, किसी का जो है वो इंग्लिश का हो सकता है, किसी का जो है वो इकोनॉमिक्स का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, तो डॉक्टरेट का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो डिसिप्लिन से क्या मुराद होता है? डिसिप्लिन से मुराद होता है उस फील्ड से मुतल्लिका जितना भी नॉलेज है उसको इकट्ठा किया जाना, यानी कि अ सेट ऑफ रिलेटेड अजम्पशन। ठीक है, रिलेटेड अजम्पशन, उससे मुतल्लिका जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करना, वो उस फील्ड से मुतल्लिका होगा, वो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रिलेटेड अजम्पशन। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का जो मेथड है वो प्ले वे। ठीक हो गया, नेचुरलिज्म का जो मेथड है वो क्या है? प्ले वे। प्ले वे से मुराद ये है कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं। वो ये समझते हैं क्या चीज़, कि भाई आप ये लर्नर जो है वो खुद एक्सप्रेस करता है चीज़ों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, प्ले वे, खेल ही खेल में। ठीक है, तो दिस इज़ प्ले वे। 103 सवाल नंबर है, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स। ये सवाल पहले एक और तरह से आया, अब और तरह से आ गया कि पाकिस्तान के एजुकेशन का जो डिसिप्लिन है वो क्या करेगा। हम आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करेंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हर नेशन अपने आइडियालॉजी को फॉलो करती है, तो पाकिस्तान अपने आइडियाज़ को फॉलो करेगा, साफ ज़ाहिर। हु सेज परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। अब याद रखें, चेंज पे फोकस कौन करते थे? प्रोग्रेसिविस्ट। लेकिन जहाँ पे क्या है, परमानेंसी पे फोकस है कि परमानेंसी इज़ मोर रियल, परमानेंसी ज़्यादा हकीकत है जन चेंज की। अगर चेंज हकीकत होती तो हम प्रोग्रेसिविस्ट करते, लेकिन जहाँ पे परमानेंसी है तो परमानेंसी पर पेरिनिज्म फोकस करते हैं। इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि परमानेंसी से क्या मुराद है। बीइंग साइंस ऑफ विजडम, फिलॉसफी एम्स एट। फिलॉसफी का मकसद क्या होता है? सर्च फॉर रियलिटी, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, फिलॉसफी का मकसद क्या होता है? किसी भी चीज़ की रियलिटी को तलाश करना।
फिलोसफी लिटरली मीन्स लव फॉर विजडम फिला एंड सोफिया से जो निकला है। मूव फ्रॉम जनरल टू स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, एक जनरल रूल से प्रिंसिपल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है उससे आप जब एक स्पेसिफिक इंस्टांस की तरफ आ जाते हैं, किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि बने बनाए असूल को किसी चीज़ पर लागू करते हैं। आपने वो असूल नहीं बनाया, बना बनाया मिला, तो इस चीज़ को कहते हैं डिडक्शन। पेरियलिज्म इज़ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, पुरानी वैल्यूज़ जो कि ओल्ड बुक्स हो गई, ग्रेट बुक्स पे डिपेंड करती हैं, उन पे उनकी फ़िलासफ़ी। 109 सवाल नंबर है, आखिरी सवाल नंबर, एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस इज़ एक्सपाउंडेड बाय। देखें, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस का लफ्ज़ आ गया। एक्सपीरियंस की जो थॉट है वो किसने दी थी, वो जॉन डेवी ने दी थी। ठीक हो गया कि हम एक्सपीरियंस के नतीजे में चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या हमने शुरू शुरू में भी यही पढ़ा था, या उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे हमारी सोच बदलेगी, हमारी फ़िक्र बदलेगी, हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, दोबारा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हम एक्सपीरियंस हमारा होगा किसी चीज़ के साथ बदलेगा, तो हम पहले उसके बारे में कुछ और सोचते थे, अब हमें दोबारा एक्सपीरियंस बदला है तो उसके बारे में थॉट बदलनी पड़ेगी, उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी बदलेगी तो चीज़ें तब्दील होंगी, रियलिटी बदलती जाएगी। एक्सपीरियंस का लफ्ज़ आ गया, जॉन डेवी की बात होगी। ठीक है, तो ये थे आज हमारा पहला चैप्टर जिसका तल्लुक जो है वो क्वालिफाई एमएड के फिलॉसफी के चैप्टर के साथ था। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।